आई थिंक जो बात आप कह रहे हो वो प्रैक्टिकल रूप में सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स कम टू द स्टूडियो। वंडरफुल, व्हाई नॉट। हाय शुभम, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो लीजिए मैं आपको मिलवाता हूँ शुभम से। शुभम हमारे साउंड इंजीनियर हैं और मेरी जितनी भी ऑडियो बुक्स होती हैं उनका बैकग्राउंड स्कोर शुभम करते हैं। और शुभम का जो सेंस ऑफ म्यूजिक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जितने भी पीछे के जो फॉली साउंड्स होते हैं और जो भी उस एम्बियंस को जो पूरा माहौल बनाया जाता है वो सारी करामात इन्हीं के हाथों की होती है, इन्हीं के टैलेंट की होती है। थैंक यू दोस्त। और आज मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, मुझे एक छोटा सा डेमो यहाँ रिकॉर्ड करना है। थैंक यू सो मच। तो आगे चलने से पहले, इस माइक के ऊपर जाने से पहले, इस माइक से बातें करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी आवाज़ आप इस माइक के अंदर डालना चाहते हैं वो श्योर कीजिए कि वो आवाज़ ही जानी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। अनावश्यक आवाज़ें, एडिशनल साउंड्स इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। और वो एडिशनल साउंड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं आपके हाथ में कोई ब्रेसलेट है या रिस्ट वॉच है जिसमें मेटल हो सकता है, और आपका फ़ोन हो सकता है। वो फ़ोन आपको साइड में रख देना चाहिए। मेरा फ़ोन कहाँ पर है? मेरे पास में है, हाँ जी बिल्कुल मेरे पास में है। तो इस फ़ोन में भी आवाज़ आ सकती है, रिंगटोन हो सकती है, इसलिए आप इसको साइड में रख दीजिए। प्लस आपके जैकेट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने पहन रखी हो, आपकी एक्सेसरीज, आपके अटायर्स में कुछ हो सकता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अगर अपने आप से अलग कर दें तो आप ज़्यादा बेहतर साउंड रिकॉर्ड कर पाएंगे। और ध्यान रखें, आप जब माइक पर बात कर रहे हैं तो आपके हैंड मूवमेंट्स होते हैं, आपके फेस मूवमेंट्स होते हैं, तो उसमें अगर आपके गले में कोई चेन है, हाथ में कोई ब्रेसलेट है या रिस्ट वॉच है, उसमें अगर चेन है तो वो मेटल आवाज़ कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ आपने रिमूव कर दें। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि वैरायटी। एक आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं उस बात को 1000 तरीके से कहा जा सकता है, और जब उसे 1000 तरीके से कहना आपको आ जाए तो ये मान लीजिए कि आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। तो होता यह है कि मान लीजिए कोई भी अगर एक बात है कि इश्क है तो रिस्क है, एक सिंपल सी बात है। इस सिंपल सी बात को आप कितने एक्सप्रेशंस में कह सकते हैं? जैसा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 9 रस डिफाइन किए हुए हैं, और उन 9 रस में अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। हैरानी का होता है, खुशी का होता है, उदासी का होता है, गुस्से का होता है। तो अगर इस एक बात को आपको इन अलग अलग एक्सप्रेशंस में कहना है, आप कैसे कहेंगे? तो वो कुछ इस तरह से कि इश्क है तो रिस्क है। अगर आप इसे उदासी में कहना चाहते हैं तो इश्क है तो रिस्क तो है ही ना। और अगर यही बात आप खुशी में कहना चाहते हैं तो इश्क है तो रिस्क है। और अगर यही बात आपको हैरानी में कहनी हो तो इश्क है तो रिस्क है। और यही बात अगर आपको गुस्से में कहनी हो तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि इश्क है तो रिस्क है। इस तरह से आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस ढूंढने चाहिए हर बात के, और ये बिल्कुल लाजमी है कि हर बात को आप इतने सारे एक्सप्रेशंस में कह सकते हैं। जब आप कहना सीख जाते हैं तब आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देते हैं। मनीष जी, जी सर। आपने बात को जिस तरह से समझाया वो निसंदेह सबको समझ में आ गई होगी। प्लस जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उसको इस चीज का महत्व समझ में आएगा कि एक्टिंग को इतना आसान नहीं जी, क्योंकि उनकी एक्टिंग को सुधारने के लिए जो बैक ऑफ द स्क्रीन आप लोग काम करते हैं वो एक बहुत मेन रोल प्ले करता है जी। और राजस्थानी फिल्मों की जहां से बात करें तो उसमें यही कमी है कि हम विजुअल्स तो ढूंढ लेते हैं, बट एक 50% जो यहाँ से इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज साउंड ट्रैक जी, जिसको इनहेंस किया जा सकता है। आप जैसी आवाजें अगर करेक्टर को मिले, वो फील मिले, तो हमारे करेक्टर्स लाइवली हो सकते हैं। उन सिचुएशन के अंदर वही दर्द, वही हास्य और वही वातावरण वो बिहाइंड द स्क्रीन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि आपने अभी डेमो में मेरे को दिखाया, मैं उसको डेमो ही बोलूंगा क्योंकि वो एक आपकी कलाकारी है जो आपने प्रदर्शित की जी। उसकी मेन कमी यहाँ पे रहती है। तो आप इसके बारे में इनहेंसली क्या बताना चाहेंगे? कैरेक्टर को जज करने के लिए आपका अपना मेथड क्या है कि इस कैरेक्टर में मुझे क्या डालना है, मेरा इनपुट क्या होगा जिससे कि वो चीज़ इनहेंस हो, चाहे वो प्रोमो हो। और अभी तो
आप बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, बहुत सी किताबें मैंने आपकी सुनी है जी। तो उसके पीछे क्या रहता है कि एक एक आवाज़ है वो वेरिएशन के साथ में पूरी बुक पढ़ जाती है। इस बारे में कुछ बताना सर। इसके लिए आपको थोड़ा सा बचपन में जाना होगा। बचपन में जब आप दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे या आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो कहानियाँ होती थी वो पढ़ते थे, या फिर जो कॉमिक्स वगैरह हम पढ़ते थे, तो जब भी हम कोई कहानी पढ़ते थे तो एक पिक्चर हमारे दिमाग में बनने लगती थी। कोई कैरेक्टर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस कैरेक्टर की पिक्चर हम अपने दिमाग में बनाते हैं। वो कैरेक्टर ऐसा होगा, ऐसे कपड़े पहनता होगा, ऐसे बाल रखता होगा, ऐसे बात करता होगा, वो ऐसे उठता होगा, ऐसे चलता होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको रीडिंग बहुत सारी करनी चाहिए। रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है। दूसरा, आपको सुनना बहुत चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पास में कोश इकट्ठा होता रहता है, ट्रेजर जिसे हम कहते हैं, वो इकट्ठा होता रहता है। आप अपना एक खजाना इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे आप अपने बैंक बैलेंस अपना बनाते रहते हैं, जब भी आपको किसी चीज़ को खरीदने की जरूरत है, अपने बैंक से पैसे निकाले, खरीद दिया। यहाँ पर सेम वही रूल अप्लाई होता है। आपको जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ के डिलीवर करनी है, आप अपनी उन मेमोरीज में से वो एक कैरेक्टर उठाते हैं और उससे रिजेंबल करते हैं इस वाली कहानी के जो आपको मिली है डिलीवर करने के लिए। इसके कैरेक्टर से आप कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट रिजेंबल करता है, कौन सा कैरेक्टर इसकी तरह उठता है, बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है, बोलता है, हंसता है, रोता है। और वो जहां रिजेंबल हो जाता है, सबसे ज्यादा रिजेंबल जो कैरेक्टर कर जाता है, उस कैरेक्टर को आप वहां पर जाके, क्योंकि वो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कलर्स के साथ में बैठा हुआ है, आप उसको सबसे ज्यादा पहचानते हैं, तो आप उसकी तरह उस कैरेक्टर को डिलीवर कर देते हैं। और जब आप डिलीवर करते हैं तो इंस्टेंटली, स्पॉन्टेनियसली कुछ अपनी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आप उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो दो, आपने एक कलर यहाँ से उठाया, एक कलर खुद के से लिया, और वहाँ से आपने जब डाला तो वो एक तीसरा ही कलर बन के वहाँ पर आता है। और वो जो तीसरा कलर होता है, वो जो तीसरा कैरेक्टर वहाँ पर बनता है, वो एक नई चीज़ होती है। तब लोग उसको पहचानने लगते हैं कि ये आपका क्रिएशन है। ओके। इसमें आपका मेन इंटरेस्ट सोशल एलिमेंट्स है, या हीरो के साउंड देना है, किसी कैरेक्टर के साउंड देना है, या हॉरर शोज के अंदर अपना कहना से एक वो कहना जलवा दिखाना है, जिससे कि वो एक इनहेंस होकर क्वालिटी वर्क सारी दुनिया देखे सुने? जी सर, मुझे एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर फिक्स नहीं है, क्योंकि एक अच्छी बात ये हुई है कि आजकल जब से डिजिटल आया है, तब से हर किसी को अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का, अपना टैलेंट अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है। तो इस वजह से, बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म्स की वजह से और बहुत ही कॉमन लोगों के हाथ में वो ताकत मिलने से चीज़ें अब बहुत अच्छी अच्छी निकल के आ रही, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। पहले की जैसे जो कहानियाँ होती थी, उनसे कई डिफरेंट कहानियाँ, ज़माना बहुत बदल गया है, तो अब बाहर जनता अलग है, बाहर लोग अलग है, जनरेशन अलग है, उनके टूल्स अलग हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, वो सब कुछ एक नए तरीके से निकल के सामने आ रहा है। तो क्या होता है कि मुझे एक्साइट, वो जो चीज़ एक्साइट करती है, जिसमें मुझे मेरा डोपामाइन रिलीज होता है मेरे माइंड में, जिसको पढ़ के, जिसको देख के, जिसको सोच के, जिसको समझ में, मुझे वो करने में मजा आता है। चाहे वो हीरो हो या नहीं हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इनफैक्ट फिल्मों में भी देखेंगे तो सभी हीरोज यही कर रहे हैं अभी आजकल, कोई हीरो वाले रोल नहीं कर रहा है। बेसिक कैरेक्टर्स जनता में से निकाले जा रहे हैं, टियर 3 सिटीज की कहानियां निकाली जा रही हैं, आम आदमी की कहानियां निकाली जा रही हैं, रियल स्टोरीज आ रही हैं, एग्जैक्टली, बायोपिक्स आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर काम करना वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आम आदमी उससे आपको कनेक्ट कर पाता है। तब आप आम आदमी के साथ में इंस्टेंटली जुड़ जाते हैं, और फिर वहां पर आप उनकी पसंद बनते चले जाते हैं। तो यही सबसे सही तरीका लगता है कि जो आप, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूं, आप जहां खुद को हीरो समझ लेंगे ना सर, आप अपने आपको आम आदमी से दूर कर लेंगे। आप खुद को आम आदमी ही समझिए, तो आम आदमी आपको अपने आप हीरो बना देगा। बेसिक चीज ये कि आदमी को हीरो की बजाय अपने करेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और वो करेक्टर जितना कहना समृद्ध होगा, वो जितना पावरफुल होगा, जी, हिस्ट्री के करेक्टर्स हैं, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी लेके आते हैं। तो आपको उसमें ढलने में और जनता के साथ में उसको कम्युनिकेट करने में एक अलग ही आनंद आता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। अब आप बॉम्बे घूमिए, सारी वर्ल्ड लेवल की चीज़ें कर रहे हैं। मैं घूम फिर के वापस मेरी धोरावाड़ी धरती, पिंक सिटी जयपुर में लेके आया हूँ आपको। सर ये तो मिट्टी है, मिट्टी से अलग होकर इंसान कहाँ जी पाया। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब यहाँ का टैलेंट बाहर जाके काम करता है। और इस साल भी राजस्थान की में बनी हुई फिल्में इंटरनेशनली एक्लेम्ड हुई है, जिनमें से क्या नाम से एक कसाई है, मूसा है। अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्में भी वहाँ पे जाने लगी। बहुत। जिस स्टूडियो में आप राय आते हैं, डबिंग करते हैं, उनकी भी एक फिल्म है जो काफ़ी नाम कमा रही है। बहुत सारे हैं। तो मेन चीज़ बात वहीं आती है कि हम अपनी राजस्थान में बनी हुई फिल्मों को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थानी हो, हिंदी हो, क्योंकि अब हम भी इंटरनेशनल लेवल की फिल्में राजस्थान में रह के बनाने लगे। बिल्कुल।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।